स्टार्ट करें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल में स्कूलों को, कॉलेजेस को ये चीज़ मालूम पड़ेगा कि जिस तरह से स्कूल चल रहे हैं वो बहुत पुरानी तकनीक से चल रहे हैं। मतलब वो ये उम्मीद करते हैं कि बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चे पढ़ें। कुछ बच्चे पढ़ पा रहे तो पढ़े, जो नहीं पढ़ पा रहे तो मत पढ़ें। छोटे बच्चों के साथ बहुत मन से काम किया जाता है, इसलिए क्लास फर्स्ट या सेकंड तक सारे बच्चों को अच्छे नंबर आते हैं। सबको एबीसीडी आता है, सबको 1 2 3 4 आता है। मुश्किल आती है सेकंड थर्ड के बाद से। क्यों? बिकॉज सेकंड थर्ड के बाद से वो लोग हैबिट पर जोर नहीं देते, वो जोर देते हैं बुद्धि पर। तो जो बच्चे थोड़ा सा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं उनको पढ़ाने में आसान होता है तो पढ़ा डालते हैं, और वो बच्चे जो थोड़ा बुद्धिमान होते हैं वो घर पे जाकर के थोड़ा मेहनत करते हैं, क्योंकि अच्छे होते हैं तो होमवर्क करते हैं तो उनको अच्छे नंबर आते हैं, तो उनकी हैबिट बन जाती है। लेकिन जो बेचारे नहीं समझ में आते, उनको थोड़ा कम नंबर पाने वाले, उनको सो कॉल्ड कम बुद्धि वाले बच्चे हैं, तो उनको वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो जब स्कूल वालों को ये सीक्रेट मालूम पड़ेगा, चाहे हम बताएं, चाहे हमारे 10 साल बाद या 20 साल बाद आप बताएं, या कोई उनको ये बताए स्कूलों में कि हैबिट थ्रू आउट ठीक करनी है, हर बच्चे की हैबिट ठीक करनी है। जब तक हर एक बच्चे की हैबिट में नहीं आएगी पढ़ाई, और हैबिट मतलब दिमाग नहीं यूज करना। जैसे अभी पढ़ते हैं ना, जब आप होमवर्क खोलते हैं तो आप सोचते हैं इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। हैबिट आना है, नॉट इंटेलेक्ट। एक दिन जैसे टूटा इंटरनेट में कोलैप्स हुए, स्कूल्स का भी सिस्टम एक ना दिन कोलैप्स नहीं, चेंज होगा। कोलैप्स नहीं, चेंज होगा। समथिंग बेटर विल कम अप एंड दैट स्कूल विल चेंज। तो गेम्स में द गेम क्लॉक, the game clock at the far end of the field says there are 8 minutes and 19 seconds left when Tony Dungy, the new head coach of Tampa Bay Buccaneers, one of the worst team in the National Football League, not to mention the history of professional football, starts to feel tiny glimmer of hope. ये 8 मिनट बाकी हैं फुटबॉल में, ऊपर दिखा रहा है, ठीक है। और टीम का नाम है टम्पा बे बकेनियर, उनका एक कोच है टोनी डंगी। ये देखिए उसकी शक्ल, डंगी, DUNGY, पतला सा है बेचारा, उसकी शक्ल आप देखिएगा नेट पे। तो ये उनका कोच है, और इनकी जिस टीम को ये कोच करता है, फुटबॉल सिखाता है, ये वन ऑफ द वर्स्ट टीम इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल है, सबसे बेकार टीम है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइनी ग्लिमर ऑफ होप दिखाई दे रहा है, हल्की फुल्की उम्मीद दिख रही है शायद कुछ कर लें। इट्स लेट संडे, संडे का थोड़ा लेट टाइम है, आफ्टरनून 17 नवंबर 1996। Buccaneers are playing in San Diego against the Chargers. Buccaneers किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, खेल रहे हैं? Chargers के खिलाफ। A team that appeared in Super Bowl the previous year, जो सुपर बोल तक पहुंची थी, फुटबॉल की मेन गेम तक। Bucks are losing 17-16, वो हार रहे हैं। Bucks का 16 है Buccaneers का, और Cheers का, Challengers का 17। फुटबॉल का मैच हो रहा है। They have been losing all game. Buccaneers सारे गेम हार रहे थे। They have been losing all season, सारे सीजन में सारे गेम हार रहे थे। They have been losing all decade, वो सारे दशक भर में सारे गेम हार रहे थे। The Buccaneers have not won a game in the West Coast in 16 years. पिछले 16 सालों में एक भी गेम नहीं जीता उन्होंने आज तक। And many of the team's current player were in grade Many of the team's current players were in grade school at the last time in Bucks had a victorious season. वो पहले कब जीते थे? जब स्कूल में खेलते थे, तो स्कूल में पढ़ते थे तब टीम के लिए खेलते थे, उसके बाद तब जीते थे, उसके बाद से आज तक जीते नहीं है वो लोग कभी। So far this year their record is 2-8. आज तक का उनका रिकॉर्ड कितना है? 2-8. In one of those games, the Detroit Lions, a team so bad it could later be described as putting the less in hopeless, beat the Bucks 21-6, and then 3 weeks later beats them again 27-0. जब बेकार से बेकार टीम ने उनको हराया, और 21-6, मतलब इन्होंने खाली 6 गोल किए, उन्होंने 21 गोल किए, और बाद में उसी टीम ने फिर से हराया 27 वर्सेस 0 गोल, 27 गोल से हराया इनको। One newspaper columnist has started referring the Bucks as America's orange doormat. उनका नाम रखा दिया अमेरिका का ऑरेंज डोरमैट, क्योंकि कपड़े उनके टी शर्ट ऑरेंज होंगे। ESPN is predicting that Dungy, who got his job only on January, could be fired before the year is done.
मतलब फिर जनवरी में तो नौकरी लगी है, लेकिन 1 साल के पहले पहले इसको निकाल के फेंक दिया जाएगा, नौकरी बहुत दिन कर नहीं पाएगा जब टीम हार रही है। ऑन sidelines, however, as Dungy watches his team arrange itself for the next play, जब वो अपनी अगले गेम के लिए तैयार हो रहे हैं, it feels like the sun has finally broken through the clouds. उसको लग रहा है कि yes, उम्मीद की किरण, sun has broken through the clouds, बादलों के बीच में से सूरज दिखाई दे रहा है उसको. He doesn't smile, वो हंसता नहीं है, मुस्कुराता नहीं है. He never lets his emotion show during the game. गेम्स के समय अपना इमोशन नहीं दिखाता था वो. But something is taking place on the field, लेकिन फील्ड में कुछ हो रहा है. Something he has been working towards for years, कुछ ऐसा चीज जो बहुत सालों से जिस पर काम कर रहा है. टोनी डंजी sees something that no one else does. वो कुछ ऐसी चीज देख रहा है जो बाकी कोई नहीं देख रहा है. He sees proof that his plan is starting to work. उसको एक प्रूफ दिखाई दे रहा है कि उसका प्लान जो है वो काम कर रहा है. इसका एक ही पेज था ना फर्स्ट वाले का. ठीक है, अब वो क्या प्लान था, क्या प्रूफ था, पता नहीं. गोल्डन रूल. टोनी डंजी हैड वेटेड एन एटर्निटी फॉर दिस जॉब. जिस नौकरी को कर रहा था, जिस टीम को सिखा रहा था, उस नौकरी के लिए वो एटर्निटी से वेट कर रहा था. एटर्निटी मतलब पता नहीं कब से वेट कर रहा था नौकरी के लिए. फॉर 17 years, 17 साल से. ही प्राउल्ड द साइडलाइंस एज एन असिस्टेंट कोच. कहीं किसी टीम को असिस्टेंट कोच, फिर कहीं पर असिस्टेंट कोच करते करते साइडलाइंस में. फर्स्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, then with Pittsburgh Steelers, then with Kansas City Chiefs, and then back to Minnesota with Vikings. एक टीमों का नाम बताया. पहले कहाँ? मिनेसोटा में, फिर पिट्सबर्ग में, फिर कैंसास में, सब फिर वापस मिनेसोटा में, फिर वाइकिंग्स में. इन सब जगहों पर वो साइड लाइनर्स की तरह, असिस्टेंट कोच की तरह काम करता था. 4 times in the past decade, पिछले 10 साल में 4 बार he had been invited to interview for head coaching position with NFL. NFL नेशनल फुटबॉल लीग के लिए 4 बार उसका इंटरव्यू हुआ है हेड कोच के लिए. ऑल 4 times द इंटरव्यू हैडंट गॉन वेल. लेकिन उसका इंटरव्यू बेचारे का अच्छा नहीं हो पाता था. पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम वाज डंजीज कोचिंग फिलॉसफी. और क्यों? बिकॉज उसकी कोचिंग की फिलॉसफी कुछ उल्टी थी. वो क्या था? इन हिज जॉब इंटरव्यू ही वुड पेशेंटली एक्सप्लेन हिज बिलीफ दैट की टू विनिंग वाज चेंजिंग प्लेयर्स हैबिट. क्योंकि उसको कोचिंग में जब उसका इंटरव्यू होता तो बोलता था अगर आप कोई गेम जितवाना चाहते हो तो टीम की हैबिट को बदलो. हैबिट. ही वांटेड टू गेट प्लेयर्स टू स्टॉप मेकिंग सो मेनी डिसीजंस ड्यूरिंग गेम. ही सेड, बोलता था गेम के दौरान में डिसीजन क्यों लेना ढेर सारा, अब ये करेंगे अब वो करेंगे. डिसीजन लेना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है. ही वांटेड देम टू रिएक्ट ऑटोमेटिकली हैबिचुअली. वो चाहता था कि हमारे जो प्लेयर हैं वो हैबिट से काम करें, रिएक्ट करें हैबिचुअली, सोचे ना फील्ड में. If he could instill the right habits, his team would win. बोलता अगर हमने सही हैबिट डेवलप कर दिया अपने प्लेयर्स में तो जीत जाएंगे. पीरियड. चैंपियन डोंट डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स. डंजी वुड एक्सप्लेन. बोलता चैंपियन लोग कोई बहुत महान काम नहीं करते. दे डू ऑर्डिनरी थिंग्स बट दे डू देम विदाउट थिंकिंग टू फास्ट फॉर द अदर टीम टू रिएक्ट. वो ऑर्डिनरी चीजें ही करते हैं जो बाकी सब करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी करते हैं कि सामने वाली टीम को सोचने का भी मौका नहीं मिलता. दे फॉलो द हैबिट्स दे हैव लर्नड. वो क्या करते हैं? वो अपनी हैबिट्स को ही फॉलो करते हैं जो उन्होंने बहुत सालों से सीखी है. हाउ? द ओनर्स वुड आस्क आर यू गोइंग टू क्रिएट दोज न्यू हैबिट्स. बोलता है, और जब जो इंटरव्यू लेते थे उनसे पूछते तो क्या आप क्या नई हैबिट पैदा कर देंगे हमारे प्लेयर्स में? ओह नो, ही वाजंट गोइंग टू क्रिएट न्यू हैबिट्स. डंगी वुड आंसर, बोलता नई हैबिट्स नहीं बनाएंगे. प्लेयर्स स्पेंट देयर लाइव्स बिल्डिंग द हैबिट्स दे गॉट देम टू द NFL. तो उन्होंने पूरी जिंदगी भर हैबिट बनाई है फुटबॉल खेलते खेलते. No athlete is going to abandon those habits simply because some new coach says to. और कोई भी एथलीट, दौड़ाक अपनी पुरानी हैबिट्स को खत्म नहीं कर देगा क्योंकि मैं उसको बोल रहा हूं. He knew from experience that it was easier to convince someone to adopt a new behavior if there was something familiar at the beginning and the end. फिर से रिपीट करता हूं मैं, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, नया है. वो जानता था फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट इट वॉज ईजियर टू कन्विंस समवन टू अडॉप्ट अ न्यू बिहेवियर इफ देयर वॉज समथिंग फेमिलियर एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड. वो जानता था कि नया बिहेवियर शुरू कर सकते हैं शुरू में और अंत में अगर कोई फेमिलियर चीज दिखाई दे. फेमिलियर मतलब कोई ऐसी चीज जिसको आप जानते हो. अब इसको समझिए. His coaching strategy embodied an axiom. उसकी कोचिंग की जो स्ट्रैटेजी थी उसमें एक एक्सियोम था. एक्सियोम क्या होता है? हेलो,
यहाँ एक अभी यहाँ नहीं है, बाहर गई है, वो भी यहाँ नहीं है। अभी अभी कराते हैं। एक्सियोम। Axiom, AXIOM, a golden rule of habit change that study after study has shown is among the most powerful tool for creating change. Axiom मतलब बहुत पुरानी कहावतें। कोई कहावत है जो बहुत पुरानी? Axiom, honesty is the best policy. ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है। नेकी कर दरिया में डाल, ये सब चीजें बहुत सालों से खोजी गई हैं, पाई गई हैं और सच है ये। तो ऐसे ही इसके भी कुछ एक्सियोम थे। गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज दैट स्टडी आफ्टर स्टडी हैज शोन इज अमंग द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर क्रिएटिंग चेंज। जो गोल्डन रूल हैं हैबिट चेंज के, जो कि हमेशा स्टडी कर करके देखा गया है, वही सबसे पावरफुल टूल हैं चेंज लाने के लिए भी, जो पुराने के हैबिट है। डंजी रिकॉग्नाइज दैट यू कैन नेवर ट्रूली एक्सटिंग्विश बैड हैबिट्स। आप कभी भी गंदी हैबिट्स को एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते। एक्सटिंग्विश मतलब आग बुझाने को बोलते हैं, एक्सटिंग्विश। तो खत्म नहीं कर सकते आप बुरी हैबिट। रादर, बल्कि क्या कर सकते हैं? टू चेंज अ हैबिट यू मस्ट कीप द ओल्ड क्यूज। चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पुराने क्यूज को मेंटेन करना पड़ेगा। क्यूज वो पॉइंट जहां से हैबिट चालू होती है, क्यू, CUE। तो पुराने क्यूज को आपको रखना पड़ेगा एंड डिलीवर ओल्ड रिवॉर्ड, और पुराने रिवॉर्ड भी देने पड़ेंगे, बट इंसर्ट न्यू रूटीन, लेकिन नई रूटीन डालो। जैसे अगर सिगरेट कोई पीने की हैबिट में है तो उसको क्यू होगा थोड़ा डिस्टर्बेंस, और रिवॉर्ड होगा सिगरेट, रूटीन होगा सिगरेट पीना, और रिवॉर्ड क्या होगा? रिफ्रेशमेंट। तो ऐसे ही बोलता है क्यू वही होगा जो पुराना था, और रिवॉर्ड होगा पुराना वाला, लेकिन बीच का जो रूटीन है उसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, नीचे मैं डिम्पी को दे दूं, मम्मी का फोन आया था, बात कर ले। देयर इज अ रूल, दैट्स द रूल, और ये रूल है। इफ यू यूज द सेम क्यू एंड प्रोवाइड सेम रिवॉर्ड यू कैन शिफ्ट द रूटीन एंड चेंज द हैबिट। अगर आपने सेम क्यू और सेम रिवॉर्ड रखा और रूटीन बदल दिया बीच का, तो आप बदल सकते हो हैबिट। बता, क्यू मतलब आप मान लीजिए बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई करते करते अचानक से आपको ये लगा कि यार बहुत हो गया, राम जी पानी पिला देना। अचानक से आपको ये लगा यार बहुत हो गया, आप थोड़ा सा देखते हैं फोन में SMS आया कि नहीं आया। बहुत देर से व्हाट्सएप नहीं देखा, फोन खोला और व्हाट्सएप देखा, फिर व्हाट्सएप में 10-12 मैसेज आ गए, तो फिर बुक साइड में कर दी, मैसेज देखा, फिर तब तक देखा एक वीडियो आ गया, तो आपने वीडियो डाउनलोड हो रहा है 2 मिनट, तब तक आप कैसे अपनी किताब खोलें क्योंकि वो डाउनलोड हो रहा है। लेकिन आप किस समय आप व्हाट्सएप के लिए उठे, किस समय आपको मन किया? वो कोई खास पॉइंट था जब आप मैथ्स का सवाल लगा रहे थे और सवाल लगाते लगाते अचानक बीच में फंस गए। आपने एक बार ट्राई किया, बस उसके बाद लगता है नहीं हो रहा है तो छोड़ डाले को। तो वो जो एक छोटा सा इरिटेशन का पॉइंट था वो क्यों है ड्रिफ्ट होने के लिए। ये तो हो गया पढ़ाई में व्हाट्सएप के लिए जो आपकी आदत है उसका क्यू। एक और क्यू मैं आपको दिखाता हूं। आप घर में आए और आपने देखा टेबल पे एक बड़ा सुंदर सा चॉकलेट रखा हुआ है, आपने खाना खा लिया है फिर भी रखा हुआ है, वो पेट भरा हुआ है, तो आप खाएंगे कि नहीं खाएंगे? देख अरे यार चॉकलेट खराब होगा, चलो उसको भी छोड़ो, बंद चॉकलेट नहीं, थोड़ा सा खुला चॉकलेट है तो और ज्यादा मन करेगा। वो जो चॉकलेट रखा हुआ है वो क्यू है बेसिकली। क्यू मतलब वो ट्रिगर जिससे आपको एक हैबिट चालू, एनकरेजमेंट, वो ट्रिगर है बेसिकली। जब आप फेसबुक के पेज पे जाते हैं वो जो 3 लाल लाल दिखाई देते हैं ना, वो क्यू है। वो लाल इसीलिए बनाए गए हैं ताकि आपका सीधे वो चीज दिखाई दे, वो पॉइंट जिससे ट्रिगर चालू, आपका पूरा हैबिट चालू हो जाता है। उसके बाद आप दिमाग नहीं यूज कर सकते, फिर आप हैबिट में चले जाएंगे। तो क्यू वो पॉइंट है। बोलता है क्यू को आइडेंटिफाई करना है कौन सा क्यू है। तो अगर आप समझदार हैं और फेसबुक नहीं करना चाहते तो आप अपने कंप्यूटर में वो वहां पर स्टिकर लगा दीजिए जहां पर लाल लाल दिखाई देता है, उसको देखिए ही मत।
जैसे मैंने क्या किया, मैंने अपनी फेसबुक की हैबिट को कम करने के लिए अपने फोन में से, लैपटॉप स्मार्टफोन में से निकाल दिया फेसबुक, उसमें से उसका प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। अब मैं देखता कब हूं, शाम को जब मैं घर पे आता हूं तब 10-15 मिनट देखता हूं, और जिस काम के लिए चाहिए मुझे फेसबुक में वही करता हूं। मतलब मैं अपलोड करने के लिए वीडियोस, और मेरे जो थोड़े 2-4 अच्छे लोग बड़े बड़े जिनको मैं फॉलो करता हूं, उन्होंने क्या डाला है उसी के लिए फेसबुक यूज करता हूं। इसलिए जब मैं इस बार अभी बॉम्बे से वापस आया तो देखा तो 99 तो उसमें पड़े थे फीडबैक्स, 40-50 फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी थी और मैसेज भी पड़े थे 30-40, और ज्यादातर वेस्ट थे। लेकिन इतने कैसे हो पाए, क्योंकि मैंने क्यों ही हटा दिया मेरे फोन में से फेसबुक का जो वो था, जैसे ही फोन उठाओ खोलो तो लाल लाल उसमें भी आ जाते हैं। तो जो चीज ट्रिगरिंग है उसको आप अगर हटा दीजिए तो आप उस हैबिट को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हैबिट चेंज करनी है तो आपको क्यों वही रखना है, रिवॉर्ड वही रखना है, और बीच का रूटीन बदलना है। कैसे कर रहे हैं देखिए। ऑलमोस्ट एनी बिहेवियर ट्रांसफॉर्म्ड इफ द क्यू एंड द रिवॉर्ड स्टे द सेम। कोई भी बिहेवियर बदल सकते हैं। द गोल्डन रूल हैज इन्फ्लुएंस्ड ट्रीटमेंट्स फॉर एल्कोहलिज्म। उन्होंने लोगों ने एल्कोहलिज्म का ट्रीटमेंट किया है इससे, जो उनको दारू की आदत पड़ी है। ओबेसिटी, मोटापे को, कल मैंने एक आदमी का पढ़ा, खाते खाते मर गया बेचारा, इतना मोटा हो गया था, 400 किलो का हो गया था। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये बीमारी है जिसमें आपको बार बार चेक करने का मन करता है, हाथ धो लूं कहीं गंदा तो नहीं है, तिजोरी बार बार खोलते हैं, दरवाजा बार बार बंद करते हैं, देखूं कहीं खुला तो नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। एंड हंड्रेड्स ऑफ अदर डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स, और बहुत से नुकसान करने वाली हैबिट्स। एंड अंडरस्टैंडिंग इट कैन हेल्प एनीवन चेंज देयर ओन हैबिट्स। और अगर आप ये समझ गए तो किसी को भी आप हैबिट्स बदलवा सकते हैं। Attempts to give up snacking, for instance, will often fail unless there is a new routine to satisfy old cues and reward urges. अगर आप कोई स्नैक्स खाता है बार बार, जो मोटा हो गया, कभी बिस्किट खा रहा है, कभी चॉकलेट खा रहा है, तो वो आप तब तक नहीं खत्म कर सकते जब तक आप उसमें कोई नया रूटीन नहीं डालते। आप सोचे नहीं कल से नहीं खाऊंगा, मैं कसम खा रहा हूं, आप नहीं कर सकते। आपको क्यू आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अपने को रिवॉर्ड भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और बीच में रूटीन चेंज करना पड़ेगा। अ स्मोकर यूजुअली कांट क्विट अनलेस शी फाइंड्स सम एक्टिविटी टू रिप्लेस सिगरेट्स व्हेन हर निकोटीन क्रेविंग इज ट्रिगर्ड। कोई भी स्मोकर है वो नहीं छोड़ सकता जब तक कि वो कोई एक्टिविटी खोजे, जिस समय उसको ट्रिगर क्यों आया है उस समय कुछ और करने का खोजे। बैठा है, अखबार पढ़ रहा है, अचानक से मन कर गया सिगरेट पीने का, तो अखबार पढ़ता रहेगा तो और सोचेगा नहीं कर सकता वो, तो उसको कुछ और रिप्लेस करना पड़ेगा सिगरेट को विथ समथिंग एल्स, कोई और चीज से। 4 times Dungy explained his habit-based philosophy to team owners. 4 times they listened politely, thanked him for this time, and then hired someone else. 4 बार उसका इंटरव्यू हुआ, 4 बार बहुत अच्छा तुम्हारा फिलॉसफी है, लेकिन किसी और को रख लिया, उसको रखा नहीं। Then 1996 में 1996 में क्या हुआ? The woeful Buccaneers called Dungy flew to Tampa Bay and once again laid out his plan for how they could win. उन्होंने बुलाया बकेनियर्स ने, हमारे को बताओ तुम कैसे हमको जितवाओगे, तो उसने प्लान बताया। डे आफ्टर द फाइनल इंटरव्यू दे ऑफर्ड हिम अ जॉब, और जिस दिन लास्ट इंटरव्यू उसको जॉब पे रख लिया। वो भी बेचारे हार रहे थे। उनको इसको लगा शायद इसी को ट्राई करके देख लिया, डूबे हुए को तिनके का सहारा। Dungy system would eventually turn the Bucks into one of the league's winningest teams. इसका सिस्टम इस टीम को winningest टीम बनाएगा, एक बहुत ज्यादा जीतने वाला। He would become the only coach in NFL history to reach the playoff in 10 consecutive years, the first African American coach to win Super Bowl, and one of the most respected figures in the professional athletics. जैसे हमारे बराक ओबामा है, ऐसे ये भी है अफ्रीकन अमेरिकन, और ये पहला कोच होगा जो अफ्रीकन अमेरिकन जो सुपर बोल तक पहुंचेगा, और वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड फिगर होगा प्रोफेशनल एथलेटिक्स में, फुटबॉल में। His coaching technique would spread throughout the league and all other sports. खाली यही नहीं, बाकी स्पोर्ट्स में भी घुसेगी ये टेक्निक। His approach would help eliminate how to remake the habits in anyone's life. इसके अप्रोच से लोग हैबिट्स को ठीक करना सीखेंगे। But all of that would come later. लेकिन वो सब बातें बाद में आएंगी। Today in San Diego, Dungy just wanted to win. वो चाहता था प्लीज एक बार जीत जाओ, एक बार जीत जाओ। अभी शेयर करते हैं, वो आएगा इसमें, बहुत अच्छे से आएगा। From sidelines, Dungy looks up at the clock
घड़ी में देख रहा हूँ, ऊपर होता है ना मैचेस में घड़ी होती है, 8:19, 8:19 रिमेनिंग, 8 मिनट 19 सेकंड बचा हुआ है. बक्स हैव बीन बिहाइंड ऑल द गेम, पूरे गेम में पीछे पीछे चल रहे थे, एंड हैव स्क्वांडर्ड अपॉर्चुनिटी आफ्टर अपॉर्चुनिटीज, मौके मिलते रहे गोल करने के, लेकिन वो बर्बाद करते रहे, स्क्वांडर करते रहे, इन टिपिकल फैशन जैसे हमेशा करते थे. इफ देयर डिफेंस डजंट मेक समथिंग हैपन राइट नाउ, दिस गेम विल इफेक्टिवली बी ओवर. अगर उनके डिफेंस ने कुछ किया नहीं तो हार जाएंगे. सैन डिएगो हैज द बॉल ऑन देयर ओन 20 यार्ड लाइन. 20 यार्ड लाइन कुछ होता है फुटबॉल में, उनके पास है. And the Chargers quarterback Stan Humphries is preparing to lead a drive that he hopes will put the game away. मतलब उनका क्वार्टरबैक आ रहा है और वो लेगा और उससे गेम खत्म कर देगा. The play clock begins, फिर घड़ी चालू होती है. And the Humphries is posed to make the snap, और वो छीनने वाला है बॉल इनसे. But Dungy isn't looking at Humphries. Instead, he is watching his own player align into formation they have spent months perfecting. लेकिन डंजी किसको देख रहा है? उनको नहीं देख रहा है जो अभी गेम खत्म करने वाला उनका टीम प्लेयर है. वो अपने टीम मेंबर्स को देख रहा है कि वो क्या उस तरह से खड़े हैं जिस तरह से उन्होंने प्रैक्टिस किया था. ट्रेडिशनली फुटबॉल इज अ गेम ऑफ फेंट्स एंड काउंटर फेंट्स. फेंट्स मतलब धोखा और काउंटर फेंट्स मतलब उसके खिलाफ धोखा. फुटबॉल एक गेम है धोखे का. नहीं, अब दिखा रहे हो वहां जा रहे हैं, फिर अचानक से मुड़ जाओगे. ट्रिक प्लेज एंड मिस डायरेक्शंस. कैसे आप ट्रिक दिखा सकते हो सामने वाले को और मिस डायरेक्ट कर सकते हो, उसको कहीं और डायरेक्ट कर दो. कोचेस विद थिकीएस्ट प्ले बुक एंड द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्कीम यूजुअली विन. जिन दिमाग में बहुत चालाकी से चलते हैं, एक तरह से चक्रव्यूह टाइप का गेम है ये, तो जो ये सोच सकते हैं वही जीतते हैं. डंगी हाउ एवर हैज टेकन द ऑपोजिट अप्रोच, लेकिन उसका अप्रोच कुछ और उल्टा ही है. ही इजंट इंटरेस्टेड इन कॉम्प्लिकेशन और ऑब्फिस्केशन. वो ही नहीं चाहता कि कैसे हम धोखा दें, कैसे बेवकूफ बनाएं, कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाहता वो. When Dungy's defensive players line up, it is obvious to everyone exactly which play they are going to use. जब उसके प्लेयर्स खड़े होते हैं तो कोई भी बता सकता है इसका ये प्लेयर यहां जाएगा, उसका वो प्लेयर यहां जाएगा, तो पहले से आदमी प्लान कर लेता है. Dungy has opted for this approach because in theory he doesn't need misdirection. क्योंकि उसकी थियरी के हिसाब से मिसडायरेक्शन नहीं चाहिए, उसकी थियरी के हिसाब से क्या चाहिए? हैबिट चाहिए. He simply needs his team to be faster than everyone else. वो चाहता है मेरी टीम बस बाकियों से फास्ट रहे बस. In football, milliseconds matter. फुटबॉल में क्या बहुत मैटर करता है? हर एक मिलीसेकंड बहुत मैटर करता है. So instead of teaching his players hundreds of formations, कि यहां से ले जाना फिर वहां से ले जाना, formations के बजाय he has taught them only handful, बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें बताई. But they have practiced over and over until the behavior is automatic. लेकिन उस चीज को उन्होंने बार बार प्रैक्टिस किया है जब तक कि वो प्रैक्टिस उनका क्या नहीं हो गया? ऑटोमेटिक. When his strategy works, his players can move with the speed that is impossible to overcome. और जब उसकी स्ट्रेटजी काम करेगी तो हैबिट में काम कर रहे हैं मशीन की तरह, तो बाकी टीम नहीं मैच कर पाएंगे. बट ओनली व्हेन इट वर्क्स. लेकिन जब काम करेगा तभी. अभी तो थियरी नहीं काम कर रही है. इफ हिज प्लेयर थिंक टू मच, अगर वो सोचेंगे और हेजिटेट या झिझकेंगे और सेकंड गेस देयर इंस्टिंक्ट, या उनके जो बॉडी कह रही है उसके खिलाफ कुछ और करेंगे, द सिस्टम विल फॉल अपार्ट. तब उसका जो थियरी है काम नहीं करेगा. एंड सो फार, और अभी तक डंजीज प्लेयर हैव बीन अ मेस. और उसके प्लेयर क्या रहे हैं? मेस. मेस मतलब बेकार, उन्होंने कायदे से नहीं खेला है. दिस टाइम हाउ एवर एज बक्स लाइन अप इन द 20 यार्ड लाइन, समथिंग इज डिफरेंट. लेकिन अब वो देख रहे हैं मेरी टीम सोच नहीं रहे हैं, अब ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं. टेक रीगन अपशॉ एक प्लेयर है, अ बकनियर डिफेंसिव जो डिफेंस करता है, एंड हु इज सेटल्ड इनटू 3-point स्टैंड्स इन द स्क्रिमेज लाइन. कोई स्क्रिमेज लाइन है और वहां पर खास जगह है, वहां पर वो खड़ा है. Instead of looking up and down the line, trying to absorb as much information as possible, Upshaw is looking only at the cue that Dungy taught him to focus on. वो देख नहीं रहा है कि मैं कहां से क्या करूं, वो खाली उसने बताया था क्यू खोजना, क्यू, और उसके बाद जो तुम्हें क्यू दिखाई दे उसके लिए पहले से काम करना शुरू कर देना जो हैबिट में तुम्हारे है. तो बोल रहा है वो क्यू खोज रहा था और हैबिट में आने के लिए. फर्स्ट ही ग्लांसेस एट द आउटसाइड फुट ऑफ द ऑपोजिट लाइन मैन. उसने कहा था क्यू क्या है फुटबॉल में? जो तुम्हारे सामने जो खेल मार रहा है उसका पैर देखना, और जैसे तुम्हारे पैर उसका दिखाई दे राइट जा रहा है कि लेफ्ट, तुम अपने हैबिट में चले जाना.
जो बोलता है, उसने दिखाया था कि ये मत सोचना कि वो बॉल कहां मारेगा, बस तुम उसके पैर देखना। ऐसे क्या होगा, फुटबॉलर सोचेगा अच्छा उसको शक्ल देख रहा है, उसका हाथ पैर देख रहा है। वो फुटबॉल वाले क्या करते हैं, अपने उसको बोलते हैं हाँ मैं तुम्हें फेंक रहा हूं, और फेंक देते हैं किसी और को, तो वो मिसडायरेक्ट करते हैं। बोलता लेकिन तुम हाथ मत देखना, ऊपर मत देखना, सोचना मत, उसका पैर देखना, क्यों देखना तुम। तो उसने कहा था उसको, लुक एट द लाइन मैन्स शोल्डर एंड फुट, रोटेटेड स्लाइटली इनवर्ड्स, अगर वो थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, एंड द स्पेस बिटवीन हिम एंड द नेक्स्ट प्लेयर अ फ्रैक्शन नैरोअर देन एक्सपेक्टेड, और उन दोनों के बीच में जो जगह है थोड़ा काफी कम है, जितना होना चाहिए उससे कम है। नेक्स्ट, अपशॉ लुक्स एट द लाइन मैन शोल्डर, ये एंड स्पेस, Upshaw has practiced how to react to each of these cues so many times that at his point he doesn't have to think about what to do. इस चीज को, दो चीज पर क्या करना है, उसने बार बार प्रैक्टिस किया है, सीधे जो काम करना है वही करना है। अब he just follows his habits, वो खाली जैसे ही उसने शोल्डर देखा, पैर देखा, हैबिट में आ गया। San Diego's quarterbacks approaches the line for scrimmage and glances right, then left, barks the count and takes the ball. सैन डिएगो का राइट दिखता है, लेफ्ट दिखता है, भागता है, बॉल खींच लेता है। ही ड्रॉप्स बैक 5 steps, फिर पीछे जाता है 5 स्टेप, एंड स्टैंड टॉल, फिर खड़ा हो जाता है। स्विलिंग हिज हेड, घुमाते हुए, लुकिंग फॉर एन ओपन रिसीवर, वो देख रहा है कोई रिसीवर है जिसको मैं बॉल फेंक सकूं। 3 seconds हैव पास, 3 सेकंड हो गए सिंस द प्ले स्टार्टेड, जब से प्ले चालू हुआ। स्टेडियम्स आईज एंड द टेलीविजन कैमराज और ऑन हिम, पूरी स्टेडियम की आईज और टीवी का कैमरा उसके ऊपर है। सो मोस्ट ऑब्जर्वर्स फेल टू सी व्हाट इज हैपनिंग अमंग्स बकनियर, तो लोग बकनियर्स क्या कर रहे हैं वो देखते नहीं है, क्योंकि उसको देख रहे हैं वो। एज सुन एज द हम्फ्रीज टेक द स्नैप, जैसे हम्फ्रीज ने बॉल खींची ना, अपशॉ स्प्रैंग इनटू एक्शन, उसने बॉल छीना और ये एक्शन में आ गया। विद इन द फर्स्ट सेकंड ऑफ द प्ले ही डार्टेड राइट, पहले सेकंड में कहा गया वो डार्ट करके राइट साइड में, अक्रॉस द लाइन ऑफ द स्क्रीमेज, जिस जो लाइन था उसके पार। सो फास्ट द ऑफेंसिव लाइनमैन कुडंट ब्लॉक हिम, वो इतना तेज गया कि ऑफेंस वाले उसको ब्लॉक नहीं कर सके। विद इन द नेक्स्ट सेकेंड, और अगले सेकेंड में, अपशॉ रैन 4 more पेसेस डाउन फील्ड, 4 फील्ड और नीचे गया। हिज स्टेप्स अ ब्लर, और वो उसके स्टेप्स कोई समझ नहीं पाया, इतनी जल्दी गया वो। इन द नेक्स्ट सेकेंड, अगले सेकेंड में क्या हुआ, अपशॉ मूव्ड 3 strides क्लोजर टू द क्वार्टरबैक, और फिर वो 3 stride और नजदीक आ गया क्वार्टरबैक के। His path impossible for the offensive lineman to predict, ये चीज जो offensive lineman था वो बता नहीं सकता था कि इतनी तेजी से वो ये काम करेगा। A play moves into 4th second, फिर चौथे सेकंड में प्ले आया। Humphreys, the San Diego quarterback, is suddenly exposed, और वो क्या करने वाला था मालूम पड़ गया सबको। He hesitates, sees Upshaw from the corner of his eye, and that's when Humphreys make his mistake. फिर से रिपीट करता हूं, थोड़ा कंफ्यूज हो गया ना कि नाम चेंज कर रहे हैं। इसमें इनका टीम कौन सा है, बकनियर्स का, और उसका प्लेयर के उसका नाम क्या है, अपशॉ, अपशॉ, और इनका नाम क्या है, हाँ इसका नाम है सैन डिएगो का हम्फ्रीज। हम्फ्रीज तो टीम है उनकी, सेकंड हम्फ्रीज सैन डिएगो क्वार्टरबैक इज सडनली, हाँ हम्फ्रीज द टीम प्लेयर है। क्वार्टरबैक किसको बोलते हैं फुटबॉल में, जैसे हमारे यहां नहीं होते बैट्समैन, और जो पीछे होता है उसको विकेट कीपर बोलते हैं, ऐसे ही इनके जो पोजीशन होती है फुटबॉल में, अलग अलग पोजीशन वालों को अलग अलग नाम से बुलाए जाते हैं, शायद उसी में से एक नाम है क्वार्टरबैक। और जो लोग आगे जाकर गोल करते हैं उनको बोलते हैं ऑफेंस करने वाला, जो लोग बचाते हैं गोल उनको बोलते हैं डिफेंस करने वाले। तो एंड दैट्स व्हेन हम्फ्रीज मेक हिज मिस्टेक, ही स्टार्ट्स थिंकिंग। मतलब क्या हुआ मैं आपको समझाता हूं। हम्फ्रीज ने उससे बॉल छीना, जैसे उसने बॉल छीना तो हमारे जो ये हैं कौन, अपशॉ, उसने उसका शोल्डर देखा और पैर देखा, और जो उसको बताया गया था, जो इसके हैबिट में था वो उसने कर दिया, और जो उसने किया पीछे जाके खड़ा हो गया, वो बेचारे हम्फ्रीज को आइडिया नहीं था कि ये करेगा, फिर उसने सोचना शुरू कर दिया हम्फ्रीज ने। ही स्टार्ट्स थिंकिंग। Humphreys spots a teammate, a rookie tight end named Brain Rosh. Humphreys spot करता है, spot मतलब खोजता है अपना खुद का एक टीममेट। a rookie, rookie जानते हैं क्या होता है, rookie मतलब नया, नौसिखिया। tight end
जो एकदम एंड में है उसका नाम क्या है? ब्रेन रॉश. 20 yards डाउनफील्ड, 20 यार्ड बहुत दूर. There is another San Diego receiver much closer waving his arms calling for the ball. एक और रिसीवर है अपना हाथ हिला रहा है. Short pass is the safe choice. नजदीक भेजेगा तो नजदीक सेफ है. Instead Humphreys under pressure performs a split second analysis, clocks his arm and heaves to Rosh. अब दो ऑप्शन थे उसके, एक तो 20 यार्ड पे भेज दे, फेंक दे जो कि रुकी है वहां पे, और एक नजदीक भेज दे. लेकिन वो सोच करके उसको डिसाइड करके उसने दूर भेज दिया. That hurried decision is precisely what Dungy was hoping for. वो चाहता था कि जल्दबाजी में डिसीजन ले, और यही डंजी चाहता था. As soon as the ball is in the air, जैसे ही बॉल हवा में गई, Buccaneers safety named John Lynch starts moving. जैसे बॉल हवा में गई, इनका जो सेफ्टी वाला प्लेयर था वो बॉल हवा में और वो भागना शुरू कर दिया उसने. Lynch's job was straightforward. उसका काम एकदम सीधा था. When the play started, he ran to the पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द फील्ड एंड वेटेड फॉर हिज क्यू. उसका काम था एक जगह खड़े हो जाओ और तुम अपना क्यू वेट करो, और जैसे तुम्हें अपना क्यू दिखाई दे तुम भागना. देयर इज एनॉर्मस प्रेशर टू इम्प्रोवाइज इन दिस सिचुएशन. इम्प्रोवाइज जानते हैं क्या होता है? हम लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं. जब हमको स्कूल से होमवर्क मिलता है तो हम उसमें इम्प्रोवाइज करते हैं. सर ने कहा इसको 5 बार करना है, तो हम सोचते हैं इसको 5 को 3 बार में कैसे कर सकते हैं. या 4 घंटे का प्रैक्टिस करना है, 4 को अगर मान लीजिए मैं 2 ही घंटे में कर दूं, तो इसको बोलते हैं इम्प्रोवाइजेशन. या बोला गया है एग्जाम में सबको पेंसिल, पेन, रबड़ और एक एक्स्ट्रा रिफिल लेकर आनी है, तो हम रे कोई दिक्कत नहीं यार, हम लोग इम्प्रोवाइज कर लेंगे, अपना दिमाग लगा लेंगे. तो बोलता है इस फील्ड में, फुटबॉल में इम्प्रोवाइज करने का बड़े चांस है, बहुत कुछ कर सकता है आदमी. बट डंजी हैज ड्रिल्ड लिंच अंटिल हिज रूटीन इज ऑटोमेटिक. लेकिन उसने ड्रिल कर दिया है कि लिंच को, जो उसका सेफ्टी मैन है, ऑटोमेटिक कर दिया है, तुम्हें क्यों दिखा तभी भागना. एंड एज अ रिजल्ट व्हेन द बॉल लीव्स द क्वार्टरबैक्स हैंड, लिंच इज स्टैंडिंग 10 yards फ्रॉम रॉश वेटिंग. और जैसी बॉल हवा में गई, उसका प्लेयर कहां पहुंचा पता है? वो जो उसके जस्ट नजदीक पहुंच गया, रोश के जो उसका रुकी है, वेट कर रहा है. बॉल वहां पहुंची नहीं, तब तक से वहां पहुंचकर वेट भी कर रहा है. As the ball spins through the air, Lynch reads his cue, the direction of the quarterback's face mask, and heads the spincer of the receiver and starts moving before it's clear where the ball will land. मतलब बॉल हवा में गई, उससे पहले उसको मालूम है कि बॉल कहां गिरेगी, और वहां पहुंच गया वो. Before Rosh can react, इससे पहले कि रॉश जो रुकी है वो रिएक्ट करता, Lynch takes off the down and field towards the changer end zone. वो उसके पहले वहां पहुंच गया और उनसे बॉल छीन ली. Before the Buccaneers are perfectly positioned to clear his route. अब वो अपना रास्ता साफ बना रखा है, बॉल कहां से कहां जाएगी, रूट क्लियर है. Bucks score a touchdown. टचडाउन मतलब बॉल पकड़ा और सीधे गोल कर दिया. Taking the lead for the first time in all game. पहली बार उनको लीड मिली है पूरे गेम में. 5 minutes later, और 5 मिनट बाद, they kick a field goal, और उसके बाद एक और गोल मारते हैं. In between, Dungy's defense shut down each of the San Diego's comeback attempts. और डंजीज के डिफेंस ने जितनी बार भी सैन डिएगो वाले ऑफेंस करते थे उसको रोक देते थे, शट डाउन कर देते थे. At the end of the game, गेम के अंत में, Lynch and Dungy exit the field together. दोनों साथ में बाहर आते हैं. It feels like something was different out there. कुछ बाहर कुछ और चल रहा है. Lynch says as they walk into the tunnel, we are starting to believe. हमने बिलीव करना शुरू कर दिया है. डंजी रिप्लाइज. डंजी उनका कोच था, बोलता है तुमने मेरे जो मैं तुमको बता रहा हूं ना, तुमने भरोसा करना शुरू कर दिया है, तो जो मैं बोल रहा हूं वो तुम कर रहे हो. इसलिए मैंने इस चैप्टर का नाम रखा था स्टार्टिंग टू बिलीव. ऐसा अक्सर बहुत बार होता है, हमारे टीचर, हमारे पेरेंट्स बहुत सी चीज बोलते हैं, हम लोग को लगता है ये तो बकवास कर. इवन भगवत गीता बोलती है, जेनोगा बोलती है. जेनोगा के फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, दिस बुक हैज बीन रिटन बाय फ्यूचर अवतार. फ्यूचर अवतार मतलब जो लोग बाद में फ्यूचर में पैदा होने वाले हैं. उसी से दिमाग में डाउट आ जाता है, फ्यूचर में जो पैदा होने वाले पैसे के पहले कैसे लिख दिया. मतलब ये कि जो अवतार हैं वो लोग पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों में ट्रेवल कर सकते हैं, और कोई फ्यूचर से, लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं होगा, हमारा दिमाग कहेगा बकवास है. लेकिन जब मैंने पहली बार उसको पढ़ा, मुझे लगा अगर ऐसा है, देखता हूं फ्यूचर के अवतार क्या लिखवाते हैं. और एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण था इसके पीछे बिलीव करने का मेरा, क्योंकि उसमें राम, कृष्ण, ये सब नाम नहीं दिया था उसने. वो भी बड़ा चालू आदमी है. मैथ्स
पीछे मैथमेटिक्स दी हुई है, दिखा ना। हाँ, तीनों एक ही किताब है। फकीर और फुकरा एकदम शुरू में दिया हुआ है, humbly dedicated to all those holy master, जो पवित्र मास्टर्स हैं, एंड ऑल्सो द फ्यूचर अवतार लॉर्ड MM। अवतार का नाम क्या है? हमने कौन कौन से 10 अवतार का नाम जानते हैं, राम, कृष्ण, वराह अवतार, इस तरह के, लेकिन ये इसका नाम नहीं सुना कभी। रेक्स इम्पेरिटोरिस लेमुरियाना इनका नाम है। Who helped the author to compile this book for the benefit of mankind। उसने ऑथर को हेल्प किया है। और इस किताब में एक चीज और लिखी है जो मैंने आज डिम्पी को बताई। आज डिम्पी किसी बात से बड़ी डर रही थी कि मेरे को अचानक ख्याल आया कि अगर आशु तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे एक बच्चे के साथ कैसे मैं रहूंगी। मैंने कहा चिंता क्यों कर रही हो, लिखा है ज़नोगा में, लिखा है जो भी इस किताब को whoever righteously owns this book and treats it with reverence, इसको इज्जत देगा, shall though he read it or not, चाहे वो पढ़े चाहे ना पढ़े, receive their blessing, उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। harm stays away from one who buys this book as a gift for another, और जो इस बुक को किसी और को गिफ्ट करेगा उसके पास कभी नुकसान नहीं आएगा। मैंने कहा हर महीने में एक एक बुक गिफ्ट करती रहो, तुम्हें कभी नुकसान आएगा ही नहीं। हो सकता है ये पहले मेरे को थॉट आया, फिर मेरे को ये आया कि ट्राई करने में क्या जाता है। और जब मेरे हाथ में बुक आई थी उसके 1-2 महीने बाद मैंने इस बुक को एक बंदे को गिफ्ट कर दिया, मेरे छोटे भाई को जो सुनता बोलता नहीं है, ट्राई करने के लिए। और फिर उसके 6-7 महीने बाद मैंने एक और गिफ्ट किया, रिम्पी को गिफ्ट किया, ऐसे ट्राई करने के लिए। तब से लेकर आज तक मैंने करीब 30-40 बुक गिफ्ट कर ली है, और इस घटना को हो गए 6-7 साल। और मेरे इस 7-8 साल पहले हमारे घर में इतनी एक्सीडेंट्स, इतनी दुर्घटनाएं हो रही थी, और पता नहीं कोइंसिडेंटली तब से नहीं हो रही। अब बिलीव मुझे होते जा रहा है इसके ऊपर। अगर आपको लगता है कि आप एक बॉडी है जिसके साथ एक माइंड जुड़ा हुआ है तो आप गलत हैं। एक्चुअली ये है कि आप एक माइंड है और बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम लोगों को बहुत सी ऐसी चीजें हैं, अगर हम सही में बिलीव कर लें तो हम जादू हो जाएगा हमारे लाइफ में। अगर हमारे को सचमुच में बिलीव हो जाए कि जो मंदिर में भगवान बैठे हैं, मूर्ति के अंदर गणेश जी में सचमुच में भगवान है, तो हमारे लाइफ में जादू हो जाएगा। हम कभी मूर्ति के सामने कोई गलत काम ही नहीं कर पाएंगे, भगवान जी बैठे हैं। लेकिन हमने कभी टेस्ट नहीं किया कि भगवान है कि नहीं। हम लोग को बीच बीच में डाउट है, क्या पता मूर्ति अगर तोड़ने को बोल जाए तोड़ देंगे, उसमें भी डर लगता है क्या पता हो। लेकिन मूर्ति के सामने सिगरेट पीने में डर नहीं लगता, क्या करेंगे, मुझे पता है पत्थर है। तो बेसिकली बिलीफ सिस्टम बोलता है, जब बिलीफ आपको होगा, बोलता है तुमने मेरे ट्रेनिंग पर बिलीव करना शुरू कर दिया है। बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट।